पिथौरागढ़ इसके साथ ही खूबसूरत इलाकों में फैले हुए जो छोटे छोटे गांव हैं, उनमें से एक गांव घर गांव के नाम से। घर गांव के इर्द गिर्द जो ज़्यादातर इलाका है ये जंगलात का है और कुछ बस्तियां खूबसूरत वादियों में बसी हुई आसपास छोटे छोटे इलाकों में फैली हुई मुख्तलिफ़ छोटे छोटे गांव मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहादुर व्यक्ति रहता है, नौजवान रहता है, ध्रुवा के नाम से। ध्रुवा की भी अपनी छोटी सी खेती होती है। वो इसी में ही खेती बाड़ी करके अपना सारा गुज़र बसर अच्छे तरीके से कर रहा होता है। दोपहर का समय ध्रुवा कुछ खेती बाड़ी अपनी करके, मेहनत मज़दूरी करके अपने घर में खाना खा के थोड़ा आराम कर रहा है, क्योंकि इसने अब शाम को उठ के वहाँ पे जाके पहरा देना है अपने खेत में। एक छोटी सी मचान बना के 6 फुट की, और उसके ऊपर बैठ के रात को पहरा देगा ताकि कोई जंगली जानवर वहाँ पे आके इसकी फ़सलों को ख़राब ना करे, जैसे कि अमूमन हमारे किसान भाई अपनी फ़सलों को बचाने के लिए करते ही हैं। अब शाम का समय होते ही जब बाकी गांव वाले अपने अपने घरों को आराम से सुकून से सोने के लिए जाते हैं, तो ध्रुवा चल पड़ता है अपने खेत की ओर, जहाँ पे अब इसने पहरा देना है। ये छोटी सी सीढ़ी लगा के चढ़ जाता है उसी मचान के ऊपर, कच्ची मचान के ऊपर, जो कि 6 फुट 7 फुट की हो चुकी है। और अब ये वहाँ पे बैठ के कुछ सस्ताएगा, पहरा देगा, तारों को देखेगा, चाँद को देखेगा और बस कुदरत के नज़ारों को देखेगा, और साथ साथ ख्याल रखेगा अपने खेती बाड़ी की। अभी ध्रुवा देख रहा होता है कुछ गांव की ओर, कुछ जंगल की ओर, कुछ खेतों की ओर, कभी आसमान पे देखता है। ये समय गुज़रते गुज़रते अब जो बाकी सारे गांव वाले हैं वो तो अपने आराम से सो जाते हैं और सबकी बत्तियां बुझ जाती हैं। यहाँ ध्रुवा की आंखें खुली होती हैं और अब इसका असल काम पहरा शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी सब आराम कर रहे हैं और ये अपना काम कर रहा है। इस दौरान ध्रुवा देखता है कि जब आधी रात हो जाती है, कुछ सस्ताने के बाद इसकी आँख खुलती है। ये जंगल की ओर देख ही रहा होता है कि इसको महसूस होता है कि जैसे कुछ लाइटें जंगल की ओर चलती हुई जा रही हैं। लाइट से मुराद आपके लिए मशाल हो सकती है, कोई रोशनी, कोई 10-12 रोशनियाँ जो हैं वो जंगल में, घने जंगल में चलती हुई जा रही हैं। दूर से ध्रुवा को महसूस होता है। ध्रुवा ये देख के बहुत एकदम से जो है वो परेशान होता है कि ये माजरा क्या है कि इतना रात का समय, घना जंगल, और इसमें ये लाइटें, कैसी रोशनी जा रही है। ये तो ध्रुवा को आइडिया हो जाता है कि ये मशाल है जो कोई लेके जा रहा है, लेकिन ये मामला क्या है ये ध्रुवा को समझ नहीं आता। ये बहुत सोचता है कि ये क्या हो सकता है। कभी जहन पे देता है शायद कोई यात्री ना हो, कभी जहन पे जोर देता है कभी कोई और काम ना हो, लेकिन रात के समय कौन जाएगा, वो भी गहरे जंगल में। ये सोचते हुए बस इसकी रात गुजर जाती है और ये नज़रें अपनी टिकटिकी बांधे उधर ही देखता रहता है, लेकिन वो रोशनियाँ आगे जंगल में जाके गायब हो जाती हैं। अब इस दौरान सुबह हो जाती है और ध्रुवा देखता है कि बाकी गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए हैं। तो ध्रुवा का भी काम अब मुकम्मल हो जाता है। रोशनी ऊपर आ जाती है, सूरज की किरणें अपनी खूबसूरती फैलाते हुए इसके गांव में, इसकी फसलों से होते हुए, इसके गांव से होते हुए, पिथौरागढ़ के भी खूबसूरत ब्यूटीफुल पहाड़ों से होते हुए हर जगह अपनी रोशनी फैला देती हैं। यहाँ से अब उतरता है नीचे ध्रुवा और अपने घर को आके कुछ नाश्ता पानी करके सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए सो जाता है। ये दोपहर के 12-1 बजे तक लगभग उठता है और अब भी अपना नाश्ता पानी करके कुछ तैयार होता है कि चलो अब खेत में चढ़ के कुछ काम किया जाए। तो ये अपने घर वालों से और ये ज़िक्र करता है कि रात को मैंने इस तरह की रोशनी देखी, वो भी जंगल में। तो घर वाले भी कहते हैं कि वाकई ये माजरा क्या हो सकता है, लेकिन चलो हो सकता है कोई इत्तेफाक भी हो। अभी बाहर जाता है, फिर 1-2 अपने दोस्तों से, गांव वालों से ज़िक्र करता है, तो वो भी ये कहते हैं कि हाँ क्या कह सकते हैं कि कौन हो सकता है, लेकिन बात तो वैसे जो अजीब है कि कैसे वहाँ पे रोशनी इतनी जंगल में जा रही है। चलो अब आगे हो तो देखना फिर
देखते हैं कि क्या हो सकता है। ध्रुवा ये बातें करता हुआ अपने दोस्तों भाइयों से मिलता हुआ अपने खेत पे जाके अब अपना रूटीन के मुताबिक काम करता है और दोपहर के बाद वापस उस तरह घर आके कुछ खाना खाता है, आराम करता है, क्योंकि आज फिर तो वापस जाना है खेत में और खेत में पहरा देना है अपनी फसल के लिए। और उससे भी ज़्यादा आज तो ध्रुवा को इस चीज़ का इंतज़ार है कि रात हो और वो दोबारा उसी जंगल की ओर देखे जहाँ पे उसने देखी थी वो रोशनी जो एक मुअम्मा बन गई थी कि ये है क्या। शाम का समय होते ही ध्रुवा अपना खाना खा के चीज़ें मुकम्मल करके अब चल पड़ता है अपने खेत की ओर। सबसे मिलता हुआ जाके उसी मचान के ऊपर बैठ जाता है। अब सूरज की रोशनी नीचे होते हुए लाली जो है वो अंधेरे की अब गांव के ऊपर आते हुए ये देख रहा है कि सारे गांव वाले अपनी अपनी लाइटें जलाते हुए अपने अपने शाम के कामों में मसरूफ़ हो रहे हैं। ध्रुवा वहाँ अपने खेत में जाके मचान पे बैठ गया है। आहिस्ता आहिस्ता फिर से वही रूटीन शुरू हो जाती है कि गांव के घरों की बत्तियां बुझना शुरू हो जाती हैं। सब गांव वाले अपने अपने सोना शुरू हो जाते हैं और ध्रुवा का यहाँ पे दिन चढ़ना शुरू हो जाता है कि ध्रुवा की अब ड्यूटी शुरू हो गई है अपने खेत का पहरा देने की। खेत को पहरा देने के साथ साथ ध्रुवा का आज तो मकसद कुछ और भी है कि वो रोशनी क्या थी। ये टिकटिकी बांधे उसी ओर दोबारा देख रहा होता है तो इसको फिर से वही रोशनी नज़र आती है, वही मशालें, वही रोशनी जंगल में आज फिर उसी ओर जा रही हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या ये कोई प्रेत आत्मा है या ये कोई सन्यासी बाबा है? ये मामला क्या है? कोई यात्रियों का टोला है जो जा रहा है? ये अभी इसी सोच में गुम होता है। कुछ चढ़ के देखता है अपने मचान पे कि मामला है क्या, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। अब इस दौरान ये इसके दिमाग में मुख्तलिफ़ इस तरह की बातें चल रही होती हैं कि इसको एकदम से दूर से जैसे हल्की सी आवाज़ें सुनाई दे रही हों जो कि हवा के ज़ोर के साथ इस तक पहुंच रही हों। शेर की, बाघ की धाड़ की, गुर्राहट की। इसको इस तरह की आवाज़ें आती हैं जैसे कि शेर जो है, बाघ जो है वो गुर्रा रहा है, धाड़ रहा है। ये आवाज़ सुन के ये काफ़ी एकदम से परेशान होता है कि ये क्या माजरा है। अब पहले तो लाइटें दिखाई दे रही थी और अब शेर की धाड़, उसकी आवाज़ें, बाघ की इतनी ज़ोरदार धाड़ जो कि यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये ध्रुवा को मज़ीद परेशान कर देती है चीज़ कि ये आखिर चल क्या रहा है, माजरा है क्या। अब ध्रुवा उधरी नज़रें बांधे देख रहा होता है कि आज वो वापस उसको रोशनी, मशालें वापस जाते हुए दिखाई देती हैं। वो देखता है कि जो रोशनी गई थी जंगल की ओर वही अब वापस जल्दी जल्दी कुछ स्पीड में, जो जाने की स्पीड थी वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता थी, जो वापसी की रफ़्तार है वो काफ़ी तेज़ है और वो रोशनी आगे घाटी की तरफ जाते हुए ख़त्म हो जाती है। अब ये सब चीज़ें ध्रुवा के जहन में चल रही होती हैं कि ये आखिर माजरा क्या है, चल क्या रहा है। ये मैं सुबह ज़रूर इसको आगे पता करवाने की कोशिश करूँगा। फिर से एक खूबसूरत सुबह अपने साथ नई रोशनी लेके आती है और ये रोशनी की किरणें हर जगह गांव में फैल जाती हैं। ध्रुवा जो कि थोड़ी देर के लिए सस्ताने लगा था, आंखें बंद हो गई थीं, उठता है और नीचे उतरने के बाद अपने गांव की ओर जाता है। वहाँ पे अब ये किसी घर वाले से या किसी दोस्त से ये बात नहीं करता। ये सीधा पहुँच जाता है गांव के मुखिया जी के पास। गांव के मुखिया जी कोई सारी बात बताता है कि पहली रात ये देखा और जो अभी ताज़ी रात गुजरी है दूसरी रात उसको ये देखा। ये बात मुखिया जी के लिए भी काफ़ी जो है ये परेशान कौन होती है कि वाकई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, आखिर ये माजरा हो क्या सकता है। चलो कोई नहीं, हम दोपहर में देखते हैं पंचायत लगा के कि ये क्या वजह क्या हो सकती है। अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मुखिया जी ध्रुवा को कहते हैं। ध्रुवा घर आके अपना नाश्ता पानी करके कुछ देर सस्ताने के लिए फिर से लेट जाता है। यहाँ अभी ध्रुवा आराम कर रहा होता है कि इसकी आवाज़ ऐसे आँख खुल जाती है। ये आवाज़ कैसी है? ये देखता है कि सुनता है कि एक
इसी के गांव का किसान जो कि खेतों की ओर से भागता हुआ आ रहा है, सबको बुला रहा है कि बाग बाग, खेतों में ना जाना, वहाँ पे बाग है, वहाँ पे कोई अभी आगे ना बढ़े, वहाँ बाग आके बैठ गया है। ये आवाज़ ध्रुवा के जैसे ही कानों में पड़ती है, एकदम से इसकी आँख खुल जाती है और ये फ़ौरन उठ के बैठ जाता है। बाकी गांव वाले भी बाहर आ जाते हैं। वो उस किसान से पूछते हैं कि माजरा क्या है। वो किसान सबको उसी पेड़ के नीचे ले जाता है जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। अमूमन गांव में मुखिया जी भी मौजूद होते हैं। वो बताता है किसान कि मैंने सुबह के टाइम अभी जब अपनी खेती बाड़ी शुरू की तो देखा कि जंगल की ओर से जो बाघ है वो अपने एक बच्चे के साथ आके बिल्कुल ही जंगल के शुरू में बैठ गया है और ख़ूब हमारी तरफ देख के दहाड़ रहा है, ज़ोर ज़ोर से अपनी धार निकाल रहा है। वहीं बैठ के कुछ आगे हमला नहीं कर रहा, ना ही कहीं चहलकदमी कर रहा है। बस वो बाघिन जो है अपने बच्चे के साथ बैठी है जंगल के शुरू होते ही, वहाँ पे खेतों के शुरू में ही, और हमारी तरफ देख के इस तरह से दहाड़े जा रही है जैसे कि शायद सबको मार देगी। समझ नहीं आ रही ये चाहती क्या है। अब ध्रुवा भी एकदम से परेशान हो जाता है कि ये वाकई माजरा क्या है। बाकी गांव वाले भी, मुखिया जी भी। तो मुखिया जी कहते हैं कि ध्रुवा ने पिछली 2 रातों को ये अजीब वाकया देखा है जंगल की ओर, और देखो आज सुबह ये किसान भी, हमारा भाई, ये इस तरह का वाकया बता रहा है कि बाघिन जंगल से बाहर आके अपने बच्चे के साथ इस तरह वहाँ बैठ गई है और खूब दहाड़ रही है। आखिर वजह क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनको ये अब आइडिया हो रहा होता है कि वो बाघिन तो परेशान है, तभी वो जंगल से बाहर आके इस ओर आबादी में बैठ गई है खेतों के पास, और लाजमी वो कोई इन पे हमला करना चाहती है या कोई अपना पैगाम इनको देना चाहती है। कोई ना कोई मसला उसके साथ ज़रूर है। अगर ये इसका मसला ठीक ना हुआ तो बहुत ख़तरा हो सकता है गांव वालों के लिए। अभी तो वो खेत में आई है, वो गांव की ओर भी आ सकती है और खेतों में या गांव के अंदर किसी को भी हमला करके अपना निशाना बना सकती है। ये सब हिम्मत जुटा के अपने लाठी डंडे सोटे लेके जाते हैं खेत की ओर, के चलो उसको वापस भगाते हैं किसी भी तरीके से, ताकि उसको मज़ीद हौसला ना मिले अंदर आने का। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वो बाघिन वहाँ मौजूद नहीं होती। ये पूरे इलाके का एक सर्च करते हैं, जायज़ा लेते हैं खेतों का, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होती। आइडिया होता है निशानात से उसके पाँव के कि वो वापस जंगल में चली गई है। ध्रुवा सबको कहता है और मुखिया जी को कहता है कि मुखिया जी, कोई ना कोई लगता है गड़बड़ ज़रूर है, कि कोई लोग हैं जो कि शायद जंगल में 2 बार गए हैं रात को। उन्होंने कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बाघिन को, और जब वो अपना काम करके गए हैं वापस, तो ये हमसे या तो मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए, या हमें वही लोग समझते हुए यहाँ पे आके अपना जो है वो एक एहतजाज कर रही है, हमें वार्निंग दे रही है कि मुझे परेशान ना करो, नहीं तो मैं बहुत परेशान करूँगी। गांव वाले और मुखिया जी भी इसकी बात से सहमत होते हैं कि हाँ, तुम ध्रुवा कह तो ठीक रहे हो कि वो कोई लोग तो हैं ऐसे जो घाटी की ओर से वापस आए थे और वहीं वापस चले जाते हैं। हमें आगे जाके ज़रूर देखना चाहिए। कोई कहता है कि क्यों ना आज हम जंगल के शुरू में जाके बैठ जाएं, और जैसे ही वो लोग, वो जो रोशनी होती है वहाँ से गुजरे तो उन लोगों को पकड़ लें। कोई कहता है कि हो सकता है कि आज वो वापस ही ना आए, जो उन्होंने नुकसान करना था या कुछ करना था वो कर गया हो, काम अपने आगे निकल गए हों। कोई कहता है क्यों ना हम घाटी की ओर जाके उस तरफ देखें कि आखिर माजरा क्या है। तो लोग, सारे गांव वाले, मुखिया जी, ध्रुवा, यही इस चीज़ पे सहमत होते हैं कि हमें अभी दिन ही दिन में घाटी की उस ओर जाके देखना चाहिए कि आखिर माजरा है क्या। क्यों ना तैयारी करके वहाँ जाया जाए। अब ध्रुवा, गांव वाले, नौजवान, सब, मुखिया जी, ये चल पड़ते हैं अपने अपने हथियार बंद लेके उसी घाटी की ओर जहाँ से वो रोशनी चलती है जंगल की तरफ, और वापस जंगल से घाटी की तरफ चली जाती है। ये अब वहाँ से अपने दबे पांव चलते हुए, अपने खेतों से गुज़रते हुए, अपने गांव से होते हुए उस घाटी के जब करीब पहुँचते हैं तो दबे पांव अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू होते हैं। ये जैसे ही घाटी की ओर देखते हैं अपने सरों को उठा के, तो इन्हें एक अजब नज़ारा दिखाई देता है। एक बिल्कुल अजब सा नज़ारा कि वहाँ पे कुछ
टेंट बंधे होते हैं, एक दो घोड़े खड़े होते हैं, आग निकल रही होती है जगह से, जैसे खाना बन रहा हो, जैसे कि किसी ने अपना पड़ाव डाला हो, डेरा बनाया हुआ हो। ये नज़ारा देख के मुखिया जी, ध्रुवा, बाकी गांव वाले अब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। इनको ये मामला समझ आ जाता है कि लाजमी ये कोई डाकुओं का टोला है, कोई उनका ग्रुप है जो कि यहाँ पे पड़ाव डाल के किसी के लिए भी ख़तरे का बायस बन सकता है। लाजमी ये बागिन को मारने गए हैं ताकि उसके जो पकड़ के उसको या तो कहीं बेच सकें या उसकी चीज़ों को बाज़ार में बेच सकें। उसकी नायाब खाल, उसके दांत, जिन चीज़ों की मार्केट में बहुत नायाब कीमतें मिलती हैं, उन सब चीज़ों को शायद ये इल्लीगल तरीके से यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं। इनको शुरू में तो इनका यही आइडिया लगता है। तो ध्रुवा फ़ौरन बोलता है कि उसी किसान से कि तुमने तो उसके साथ एक बच्चा भी देखा था ना? तो वो किसान कहता है हाँ, एक छोटा बच्चा भी उस बागिन के साथ था। तो ध्रुवा कहता है कि मुखिया जी, हो ना हो, ये लाजमी बच्चों की बात है। ये डाकू लाजमी बागिन के बच्चों को यहाँ से पकड़ने आए हैं और उसको इसलिए परेशान करके कहीं ये उसका बच्चा ना ले गए हों, और वो फिर हमारे पास आके यहाँ पे गुर्रा रही थी, हम सबको बता रही थी कि मैं परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी को दूर करो। तो बाकी गांव वाले भी और मुखिया जी भी कहते हैं हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर तो बागिन के साथ एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं। एक बच्चा होना कुछ समझ नहीं आती, तो लाजमी कहीं ये उसका बाघ के बच्चों को तो नहीं अपने साथ ले गए। अब इनको डर होता है कि वो डाकू हैं, उनके पास हथियार भी होंगे और वो पता नहीं कितनी संख्या में हों, तो हम कैसे उनका मुकाबला कर पाएँ। लेकिन ये गांव वाले भी सारे तगड़े होते हैं, जोश और हिम्मत के साथ होते हैं। इन्हें पता होता है कि अगर हमने इनको ये ना पकड़ा और इनकी जो भी कीमती चीज़ थी उस बागन की, इसको वापस ना की, तो कल को वो हमारे लिए बहुत ख़तरा बन सकती है। हम खेतों में नहीं जा पाएंगे, हमारे प्यारे, हमारे दोस्त, वो उन पे हमला करके उनको जान से मार देगी। क्योंकि हमने कभी इस तरह जो कुदरत है इसके नियम को तोड़ा नहीं, हमने इन जानवरों को परेशान नहीं किया, इसलिए इन जानवरों ने हमें कभी परेशान नहीं किया। तो हम भी चाहेंगे कि ये हमारी दोस्ती हमारी बनी रहे इस कुदरती माहौल के साथ, इन जानवरों के साथ। ये अभी उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उनके तंबुओं को, उनके टेंट को। तो ये देखते हैं कि वो कोई 9-10 लोग होते हैं, अब आस्ता आस्ता अंदर बाहर कर रहे होते हैं। शायद सारी रात के सोए हुए अब उठ रहे हैं। एक उनमें से उठ के पहले खाना बना रहा होता है जिसका धुआं ये उठते हुए देखते हैं। इन्हें आइडिया हो जाता है कि हम क्यों ना बस अब आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव करीब जाके और फ़ौरन से इनके ऊपर हमला कर दिया जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चलते हुए, दरख्तों की ओंठ लेते हुए पहुंच जाते हैं उन तंबुओं के बहुत करीब। बहुत करीब पहुंचने के बाद बस ये अब इशारे में होते हैं इस ध्रुवा के, कि जैसे ध्रुवा इशारा करेगा तो फ़ौरन ये हल्ला बोल देंगे। और यही होता है कि जैसे ध्रुवा इशारा बोलता है, ये सब के सब गांव वाले पड़ते हैं उसी डाकुओं के टोले की तरफ, और ऐसा उनको दबोचते हैं, ऐसा उन्हें पकड़ते हैं, दुर्गत बनाते हैं कि बस रहे नाम भगवान का। खूब उनकी खिदमत करने के बाद उनसे पूछा जाता है, अब सब डाकुओं को पकड़ के ये गांव वाले बांध देते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या माजरा है, तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, क्या कर रहे हो, और ये सारी 2 रातों का माजरा क्या है। वो पहले तो टाल मटोल से काम लेते हैं कि नहीं, हम तो बस यहाँ पे वैसे ही सैर व तफरी के लिए आए हैं। लेकिन जब अच्छे तरीके से स्वागत करता है ध्रुवा उनके सरदार की, डाकुओं के सरदार की, तो फिर वो कहता है कि हाँ, हम बाघ के बच्चों को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन हम कामयाब ना हो सके और बस हम वापस ही जाने लगे थे। तो ध्रुवा की उनकी बात पे यकीन नहीं आता। ध्रुवा उनके सामान को खोल के देखता है, उनके संदूकों को खोल के देखता है। अब ध्रुवा को वहाँ पे कहीं ना कहीं से बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही होती है। ध्रुवा समझ जाता है कि इनके पास बाघ का बच्चा मौजूद है। वो फ़ौरन सारे सामान को खोल कर देखता है। कंबलों के अंदर से उसको एक प्यारा सा छोटा बाघ का बच्चा नज़र आ जाता है। ध्रुवा देख के ये एकदम से हैरान हो जाता है कि ये इतने ज़ालिम लोग हैं जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को, इतने प्यारे बच्चे को अपनी माँ से अलग किया है। इसलिए तो वो बाघिन इतनी परेशान है और वो इतनी आक्रामक होके हमारी ओर बढ़ी है। इन डाकुओं को बांध के अच्छे से ये ले जाते हैं अपनी गांव की ओर और इनकी अच्छी सी खातिर करते हैं। एक टोला जो होता है गांव वालों का, ध्रुवा के साथ साथ ये उस जंगल में जाता है।
शाम से पहले पहले, और उसको आइडिया तो होता है कि ये बाघ का इलाका कौन सा है। वहाँ पे इस बाघ के बच्चों को छोड़ दिया जाता है और आवाज़ लगा दी जाती है कि अब तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास है। वो छोटा सा बाघ का बच्चा अपनी प्यारी सी आवाज़ में करता हुआ, बोलता हुआ, बिल्ली के बच्चे की तरह गांव के अंदर जो जंगल है उसके अंदर चला जाता है। और उसकी माँ को भी आइडिया हो जाता है कि मेरा प्यारा मेरे पास वापस आ गया है। इस तरह ध्रुवा वापस आता है और ये सब गांव वाले मिलके उन डाकुओं को हवाले करते हैं पुलिस के, और अपने आप को इनसे और बाघ के हमले से बचाते हैं। ध्रुवा ने एक बेहतरीन तरीके से अपने और अपने गांव वालों की ज़िंदगी को बचाया और कोशिश की कि कोई भी बाघ या जंगली जानवर अपने बच्चों से अलग ना हो, और कोई भी डाकू किसी भी तरीके से किसी का भी नुकसान जंगलात का, जंगली जानवरों का या गांव वालों का ना कर सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरह की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।